हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रविशंकर दोहलिया एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना हाल ही में नया कैलेंडर जारी किया कल के दिन, और उसमें आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो 2 महीने लगभग आगे बढ़ गई है। पहले 24 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होनी थी, अब वो 29 जून को होनी है ना। तो हमारे पास एक तरीके से आपके लिए शुभ समाचार है कि आपको अब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी अब आपको ज़्यादा समय मिलेगा अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए। कल ही मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बोल रहा था बच्चों को कि संभावना ऐसी है कि 1 आध महीने शायद जो कैलेंडर है वो उसमें डेट आगे बढ़ जाएगी, और आज कल ही जो है दोपहर में ये खबर आ गई। तो हम लोग जो है उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाएंगे और चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फिलहाल में जो पॉलिटी का जो सीरीज लेकर के आए थे आपके लिए, इस सीरीज को तो मैं कंटिन्यू करूंगा, इसको पूरी तरह से समाप्त जब ये हो जाएगी उसके बाद इसी समय पर आप मुझे बताइएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम वो चीज़ों को प्रारंभ कर देंगे, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हम चालू कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, ताकि हम लोग जो हमारा लेक्चर है उसको व्यवस्थित तरीके से शुरू कर सकें, है ना। हमारा आज चौथा लेक्चर है ना, चौथा लेक्चर है हमारा। और अभी तक के लेक्चर में मैंने आप लोगों को संविधान सभा बता दी है और कैसे संविधान बना है, यानी भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935। यदि ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारे इसी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं, मध्य प्रदेश के जिले, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जो है वो जिलों के हिसाब से कवर करवाया जा रहा है विश्वास एकेडमी के विश्वास प्लेटफॉर्म पर, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसको जरूर देखें। साथ ही साथ उसके नोट्स जो है बहुत मेहनत लगती है। तकरीबन आप मान के चलिए कि रात को 9 बजे तक 5 से 6 7 अलग अलग सोर्सेस को समेट करके हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए नोट्स, ताकि कोई भी फैक्ट आपके लिए छूटे ना, है ना। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। हाँ, 2 मिनट का समय लगेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए तो हम लोग ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए अपने विषय पर आते हैं। हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 6 का, और हम इसमें पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है वो उधार का थैला है। उधार का थैला कहा जाता है भारतीय संविधान को। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान में अलग अलग दुनिया के अलग अलग संविधानों से अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग बातें जो है वो ली गई, उनको सम्मिलित किया गया और भारत के अनुरूप उन चीज़ों को जो है शामिल किया गया और भारत के अनुरूप जो है उनका इस्तेमाल किया गया। तो ऐसा भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो उधार का थैला है। इसमें दूसरे देशों के संविधान से बहुत सारी बातें जो है वो ली गई हैं, बहुत सारे बिंदु जो है वो दूसरे देशों के संविधान से इसमें कवर किए गए हैं, और इसी वजह से इसे उधार का थैला कहा जाता है। तो किन किन देशों से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं और उनको क्यों लिया है और उनसे होता क्या है, ये सारी की सारी बातें हम आज के अपने इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं बता दूं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, है ना। अच्छा, आप लोग कागज पेन लेकर के बैठिएगा और जो चीजें आपको ऐसी लगे, महत्वपूर्ण लगे, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो भाई साहब, सबसे पहली विशेषता तो इस संविधान की ये है कि ये संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान। ठीक है, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। क्या है पहला पॉइंट? तो क्या है? सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। ठीक है, तो
ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है? देखो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो इसका ये है कि भाई साहब भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर कर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें एक साथ कई सारे देश रह रहे हैं। इस बात के निहितार्थ समझिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक साथ कई सारे देश रह रहे हैं। देखिए आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ पे बोलचाल अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है। अरे और तो और आप देखेंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो लोग होंगे उनमें प्राकृतिक रूप से भी कई सारे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। यहां थोड़ा रंग गेहुआ होगा, ऊपर कश्मीर और पंजाब में आप चले जाएंगे तो वहां गोरा रंग मिलेगा आपको, नीचे दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे तो आपको उसके अपेक्षाकृत कुछ काला त्वचा का रंग दिखाई देगा। तो ऐसी तमाम अंतर जो है। अच्छा दूसरा, आप खान पान की अगर हम बात करें तो आप देखिए, अगर हम 7 सिस्टर वाले क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम यहाँ चले जाएं तो यहाँ पे खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, बोली अलग है, हाव भाव अलग है, विचार अलग है, शारीरिक संरचना अलग है। वहीं आप राजस्थान में देखिए, पहनावा अलग, खान पान अलग। गुजरात में देखिए, वही दाल गुजरात में बहुत मीठी बन जाती है और वही दाल राजस्थान में बहुत कड़वी बन जाती, तीखी बन जाती है। राजस्थानी मिर्ची का कमाल हो जाता है। तो आप मुझे एक बात बताइए जरा कि ऐसा देश जहां पर इतनी ज्यादा विविधता है, क्या ऐसे देश में बिना लिखा हुआ संविधान काम कर पाता? क्या ऐसे देश में शॉर्ट में लिखा हुआ संविधान काम कर पाता? जब इतनी ज़्यादा विविधता है तो इतनी ज़्यादा मान्यताएं भी होंगी, इतनी ज़्यादा सामाजिक मान्यताएं होंगी, इतनी ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी होगी, इतनी ज़्यादा मेंटलिटी अलग अलग होगी लोगों की। तो ऐसे में हमें एक ऐसा दस्तावेज चाहिए था जो वृहद हो, यानी सबको समान रूप से संरक्षण देता हो। हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस तक 22 हैं, 22 भाषाएं। हमारे देश में 22 भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यानी हमारे देश में जो सरकारी कामकाज की भाषाएं हैं वो तक 22 हैं। आप सोचिए कितना बड़ा विशाल और विविधता वाला देश है। तो ऐसे में लिखित संविधान होना बहुत आवश्यक था और इसी कारण से लंबा भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो कानून हैं, जो दोनों के जो नियम हैं, उन सभी की व्यवस्थाओं को अकेले संविधान में समावेशित किया गया है। तो इस वजह से भी ये लंबा हो जाता है। और देखिए, और मैं आपको बात बता दूं, देखिए आप कि कठोर और नरम संविधान का इसमें मिश्रण है। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान जो है इसमें कुछ प्रोविजन तो ऐसे हैं जो बहुत कठोर हैं और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कैसे हैं, नरम हैं। ठीक है, कुछ प्रोविजन नरम है और कुछ प्रोविजन जो है वो कठोर है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसको मैं थोड़ा सा आपको यहां से समझाता हूं। हमने ये बात कही है कि भारत का संविधान कठोर और नरम का मिश्रण है ना? हमारा संविधान कठोर एवं नरम का मिश्रण है। अब इसका मतलब जरा समझिए। इसका मतलब ये है, कठोर संविधान किसे कहते हैं और नरम संविधान किसे कहते हैं, जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा, देखिए कठोर संविधान जो होता है वो ऐसा संविधान होता है जिसमें संविधान संशोधन आसानी से ना हो।
ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हम अगर कठोर संविधान की हम बात करें तो ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन आसानी से ना हो, यानी यदि हम संविधान में कुछ संशोधन करना चाहें, उसे कुछ अपडेट करना चाहे तो वो आसानी से अपडेट ना हो, अगर ऐसा संविधान है तो उसे कहा जाता है कठोर संविधान। और नरम संविधान किसे कहा जाता है? नरम संविधान ऐसे संविधान को कहा जाता है जिसमें संशोधन आसान हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसान हो, यानी आसानी से संविधान संशोधन हो जाए, ऐसे संविधान को हम कहेंगे नरम संविधान। अब भारत का संविधान ऐसा है कि अब इसके लिए आप देखिए, समझिए, भारत में एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ है? 368 में। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में यह बताया गया है कि भारत में किस तरीके से संविधान संशोधन होंगे। तो अगर हम आर्टिकल 368 को देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत में 3 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। एक तो साधारण विधि से, कौन सी विधि से होते हैं? देखिए साहब, एक तो होते हैं साधारण विधि से, ठीक है, दूसरे होते हैं विशेष विधि से, और तीसरे होते हैं विशेष प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति। तो भाई साहब, भारत में जो संविधान संशोधन हो रहे हैं उसके 3 तरीके हैं, साधारण विधि, विशेष विधि और विशेष प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो भारत का संविधान कठोर रह जाता है और ना ही भारत का नरम रह जाता है, इसलिए भारत के संविधान को कहा जाता है कठोर नरम संविधान। ठीक है, यही बात यहां पर बताई गई है कि कठोर और नरम का मिश्रण है। तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर और नरम संविधान का मिश्रण है। ठीक है, ये एक विशेषता देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है एक और, कि भारत का जो संविधान है इसमें संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। यानी क्या सुनिश्चित किया गया है? कि हमारे देश में कोई भी सर्वोच्च नहीं होगा, ना राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, ना कोई और सर्वोच्च है। हमारे देश में जो सर्वोच्च होगा वो कौन होगा? कौन होगा? संविधान सर्वोच्च होगा। कौन होगा? संविधान। अच्छा, हमारे देश में एकात्मक और संघात्मक लक्षणों को मिलाया गया है। यूनिटरी और फेडरल फीचर्स को आपस में कोलैब किया गया है, यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स। ठीक है, तो इन दोनों फीचर्स को भारत के संविधान में जो है वो मिलाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये यूनिटरी फीचर्स और आपके फेडरल फीचर्स क्या होते हैं ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। संविधान के एकात्मक लक्षण और संघात्मक, देखो भाड़ में जान दो सारी चीजों को, आप एक बात याद रखो केवल और केवल, एकात्मक मतलब संविधान का प्रत्येक वो लक्षण जिससे केंद्र सरकार मजबूत होती हो और राज्यों की सरकारें कमजोर होती हो, ऐसा प्रत्येक फीचर जो है वो एकात्मक कहलाएगा। ठीक है, एकात्मक मतलब जिससे केंद्र सरकार मजबूत होती हो। तो बताओ जरा, राज्यपाल के पद से क्या केंद्र सरकार मजबूत होती है या नहीं होती है? होती है। तो राज्यपाल का पद क्या हो गया? एकात्मक फीचर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और संघात्मक फीचर मतलब वो फीचर जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में अधिकारों को डिवाइड किया जाता हो, उसे संघात्मक फीचर कहा जाएगा, संघात्मक विशेषता कही जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको, है ना? नहीं हुई हो तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकात्मक और संघात्मक दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो क्योंकि भारत में अंग्रेज जब छोड़ करके गए थे भारत को, तो भारत में संसदीय व्यवस्था थी, तो इस वजह से हमने संसदीय व्यवस्था को ही अपना लिया। अब संसदीय व्यवस्था क्या होती है? जिसमें संसद के माध्यम से कामकाज को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो संसदीय शासन प्रणाली।
इसके अलावा स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। अब ये एकीकृत न्यायपालिका का जो लक्षण है ये एकात्मक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका का जो लक्षण है ये संघात्मक है। ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत माइन्यूट सी चीजों को भी आपको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों है? क्योंकि अगर कभी केंद्र सरकार, केंद्र एवं राज्य के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, केंद्र एवं राज्य के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाए तो ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका काम करती है। और एकीकृत न्यायपालिका कहां होती है? जहां छोटे देश होते हैं। ठीक है, अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है ना, क्योंकि वहां 50 राज्य हैं, वहां पे राज्य भी स्वतंत्र है, राज्यों की भी अपनी अपनी संप्रभुता है, राज्य भी अपनी अपनी तरीके से काम करते हैं। और यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, वो भी अपने आप में अमर है ना। तो उसे कहा जाता है, वहां पर आप देखेंगे कि हर एक राज्य में अपनी अपनी न्यायपालिका है और केंद्र की अलग न्यायपालिका है। ठीक है, पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी है? एकीकृत। हालांकि इसको मैं बताऊंगा जब आपको न्यायपालिका वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, है ना। और एक और मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता नहीं रहे हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी जाकर के हम उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज ये बात भी हो गई। अच्छा, भारत में और क्या है सिस्टम? एकल नागरिकता का सिस्टम है भारत में, यानी सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब ये क्या होती है एकल नागरिकता? इसको भी जरा समझ लो। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि भारत का नागरिक जो होगा, चाहे वो महाराष्ट्र में रहे, चाहे वो गुजरात में रहे, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रहेगा वो भारत का ही नागरिक। यानी इन राज्यों की अपनी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो नहीं रहेगी, इनकी आइडेंटिटी जो है वो केवल और केवल भारत से रहेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नागरिक को भी अगर आधार कार्ड और वोटर आईडी मिलते होंगे तो उस पर लिखा रहता होगा ऊपर भारत सरकार, है ना। चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो गुजरात का हो, भारत सरकार ही लिखा रहेगा। आपके आधार कार्ड पे आपका जो भी पहचान पत्र होगा, उस पहचान पत्र पे केवल और केवल एक ही संस्था का नाम होगा और वो संस्था होगी भारत सरकार। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये चीजें जो है वो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। इसके अलावा क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की हम लोग बात करें, है ना, यूनिवर्सल वोटिंग राइट। यूरोप के कई सारे देशों में महिलाओं को वोटिंग तक का अधिकार नहीं मिला काफी लंबे समय तक। अमेरिका में महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा वोटिंग राइट के लिए, जबकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने जिस दिन से स्वतंत्रता प्राप्त की उस दिन से इसने यूनिवर्सल वोटिंग राइट का सिस्टम दिया। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, जैसे ही आप एक उम्र को पार कर लेते हैं, उस उम्र के बाद जो है आपको चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यूनिवर्सल वोटिंग राइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और क्या है? आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकालीन उपबंध भी भारत का सिस्टम देखिए आप, भारत के संविधान में एक प्रकार से एक बटन लगा हुआ है। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल आएगा तो भारत अपनी संघात्मक प्रवृत्ति को छोड़ करके पूरी तरह से एकात्मक हो जाएगा, यानी केवल और केवल केंद्र सरकार मजबूत रह जाएगी। केवल और केवल केंद्र सरकार जो होगी वही केंद्र के अनुसार पूरे के पूरे राज्य चलेंगे। ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारत में एकता और अखंडता को कितना महत्व दिया गया है। भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एकता और अखंडता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी संघ अविनाशी है। संघ जो है वो कहीं खत्म नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। पर राज्य जो हैं, राज्यों का अस्तित्व नहीं है। राज्य आज हैं, कल नहीं रहेंगे। राज्यों का अस्तित्व आज है, कल नहीं रहेगा। तो राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में महत्वपूर्ण क्या है? केवल और केवल केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा।
दूसरा क्या है कि भारत जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कहता है। भारत में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये जो डीपीएसपी हैं, ये डीपीएसपी कहीं ना कहीं भारत को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 नहीं, आर्टिकल नंबर 36 है, शायद 36 या 38 है, जो कल्याणकारी राज्य के परिभाषा जो है वो देता है। मैं आपको आगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पढ़ाऊंगा ही, तो उसमें आपको ये चीजें डिटेल से बताऊंगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिए। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पर कहीं भी धर्मनिरपेक्षता भारत में नहीं कही गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसको भी जो है वो पंथ निरपेक्ष कहा गया है भारत में, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है वो कहते हैं कि साहब भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। क्या है? पंथ। तो अब आप कहेंगे कि पंथ और धर्म में क्या मतलब होता है, क्या अंतर होता है पंथ और धर्म में? पंथ जो है वो क्योंकि धर्म जो होता है, गांधी जी ने जो धर्म की परिभाषा बताई है हमारे देश में के लिए, वो धर्म मतलब होता है अच्छी बातों को धारण करना। तो कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता, यानी आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अच्छी बातों को धारण नहीं करोगे, कि हम अच्छी बातों को धारण नहीं करते भाई साहब, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो ये एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं कि अच्छी बातों को धारण करना जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो धार्मिकता है, वो धर्म है ना। तो इसलिए हमने पंथ में 5 चीजें होती हैं: अलौकिकता, कर्मकांड, धार्मिक क्रियाविधि, धार्मिक स्थान, है ना, धार्मिक पुस्तकें, इस तरीके की चीजें जो है वो पंथ में आती हैं। दूसरा, भारत क्या है? लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, यानी यहाँ पे जनता का शासन होता है, और गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी भारत की, हमारे भारत में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, जो सबसे बड़ी पोस्ट है, ये निर्वाचित व्यक्ति की होगी, यानी वंशानुगत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि वंश के आधार पर भारत में सर्वोच्च पोस्ट को धारण करे, तो वंशानुगत नहीं होगी। ये जो है वो कहलाता है गणराज्य। जैसे भारत जो है वो एक गणराज्य है, पर जापान लोकतंत्र है पर गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी भी एक ही वंश का राजा होता है। जैसे कि ब्रिटेन भी क्या है? लोकतंत्र है पर गणराज्य नहीं है, क्योंकि एक ही परिवार का शासन अभी भी ब्रिटेन पर चलता रहता है। तो इस वजह से ये चीजें मैंने आपको बताई, है हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की ये क्या है? विशेषताएं हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जरा, अब भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें, ये विशेषताएं हो गई आपकी, है ना। अब भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो देखिए जरा, दिखाता हूं आपको। चर्चा हम कर ही रहे थे इस पे कि कैसी प्रकृति है। तो भारत के संविधान की जो प्रकृति है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एकात्मक पहलू हैं और कुछ संघात्मक पहलू हैं, ठीक है। कुछ कैसे पहलू हैं? एकात्मक पहलू हैं और कुछ संघात्मक पहलू हैं। देखिए, कुछ एकात्मक पहलू, कुछ संघात्मक, इस पे हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। अंबेडकर साहब ने भारत के उसको कहा है ना तो ये एकात्मक है और ना ही ये संघात्मक है, यानी एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। एकात्मक क्या होते हैं, संघात्मक क्या होते हैं, आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें, है ना। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि ये क्वासी फेडरल, अर्धसंघीय है। कैसा है? अर्धसंघीय, यानी आधा संघ है और आधा ये एकात्मक लक्षणों से मिला हुआ है। एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, यूनिटरी सिस्टम्स एंड फेडरल सिस्टम्स, राइट।
गैनवेल ऑस्ट्रिन ने इसे कहा है सहकारी परिसंघ। क्या कहा है? सहकारी परिसंघ, यानी ये सहकारी व्यवस्था पर आधारित परिसंघ है, ये कहा है ग्रैनवेल ऑस्ट्रिन ने। और क्या कहा है? संघात्मक है अथवा एकात्मक है, विद्वानों के बीच में ये विवाद का विषय है। अभी तक बिल्कुल कंफर्म पता नहीं चल पाया है कि ये संघात्मक है या एकात्मक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संविधान के संघात्मक लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें हर वो पहलू जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है, ऐसे पहलू को हम संघात्मक पहलू कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ऐसे पहलू, ऐसे प्रोविजंस जो बैलेंस एस्टैब्लिश करते हैं, ऐसे प्रोविजंस को हम लोग फेडरल कहते हैं। फेडरल जो प्रोविजंस हैं वो कहा जाता है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे पहलू हैं, देखेंगे। केंद्र तथा राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। देखिए अब आपको पता है कि हमारे देश में राज्य सूची होती है। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिन पे केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाती है ना। हमारे देश में एक केंद्र सूची होती है जिसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है ना। तो राज्य सूची अलग है, केंद्र सूची अलग है। राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, तो ये भी इसका एक वो है। दो सरकारें होती हैं संघात्मक व्यवस्था में, हर चीज दो होती है, दो सरकारें, दोहरी नागरिकता, दोहरी सिटीजनशिप, दोहरी न्यायपालिका, ये सब चीजें जो है वो संघात्मक सरकार में होती हैं। हमारा लिखित संविधान है, संघात्मक सरकार का एक प्रावधान होता है लिखित संविधान का। हमारे देश में कठोर संशोधन जटिल प्रक्रिया है, संघात्मक संविधान में जटिल प्रक्रिया होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भी संघीय व्यवस्था है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, देखिए। ठीक है, आगे देखिए संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, उन पर भी हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं। संविधान के जहां जहां पर आपको एक एक चीज दिखाई दे, जहां जहां पर आपको केंद्र सरकार मजबूत दिखाई दे, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो क्या कहलाएंगी आपकी? वो सारी की सारी व्यवस्थाएं कहलाएंगी आपकी एकात्मक लक्षणों की व्यवस्थाएं या एकात्मक लक्षण वाले प्रोविजन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो आप, एकल नागरिकता, आपातकाल में कौन स्ट्रांग हो जाता है? केंद्र सरकार, है ना। जहां जहां पर केंद्र सरकार, राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक लक्षण है। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक लक्षण है। संविधान का लचीलापन एकात्मक लक्षण। राज्य सूची पर संसद का अधिकार, ये बताऊंगा मैं राज्यसभा वाले विषय में, है ना। अखिल भारतीय सेवाएं, सशक्त केंद्र, ये सारे के सारे लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही संविधान का होना। संघात्मक सरकार जहां पर होती है, जहां पर फेडरल पाया जाता है, फेडरेशन पाया जाता है, वहां पर दो संविधान होते हैं। राज्यों का अपना अपना अलग अलग संविधान होता है और केंद्र का अपना एक अलग संविधान होता है। तो ये सारे प्रोविजन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये संविधान के कैसे लक्षण हैं? एकात्मक लक्षण हैं। क्या हैं? एकात्मक लक्षण। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। अब संविधान के स्रोतों पर चर्चा करते हैं कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भाई संविधान के स्रोतों की यदि हम बात करें तो संविधान के स्रोत में जो पहला और सबसे बड़ा चीज आ जाती है वो आती है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। इसका कारण भी लाजमी सा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस व्यवस्था से, जिस कानून से पहले व्यवस्था चल रही थी, भारत के आजाद होने के बाद भी उसी कानून के अंतर्गत भारत की व्यवस्था जो है वो चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि उसी व्यवस्था से हम रूबरू थे, उसी व्यवस्था में हम ढले हुए थे,
बस उसे हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़े फेरबदल उसमें कर लिए। तो पहला जो हमारा संविधान का स्रोत आता है वो स्रोत आता है भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग 2/3 भाग जो है वो इसी स्रोत से लिया गया है। वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग जो है वो यहीं से लिया गया है। यहां हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में इस पहलू से प्रश्न आते ही आते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर आप ये आज का वीडियो मेरा पूरा देख लेंगे तो इसमें आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या चीजें ली भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखो क्या क्या लिया। सबसे पहला तो ये है आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपातकालीन उपबंध जो है वो हमने 1935, आप देखेंगे कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 352 है, 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, भारत के संविधान के ये 3 आर्टिकल जो है वो आपातकाल के संबंध में उपबंध करते हैं। तो ये आपातकाल के प्रावधान जो हैं वो हमने कहां से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं भाई साहब। भारत शासन अधिनियम 1935 से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। इसके अलावा क्या है, जो त्रिसूची व्यवस्था है, त्रिसूची व्यवस्था के 3 लिस्टें होंगी, एक केंद्र सरकार की लिस्ट, एक राज्य सरकार की लिस्ट और एक समवर्ती लिस्ट होती है। केंद्र सरकार की लिस्ट पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार की लिस्ट पे राज्य और केंद्र दोनों लिस्ट कानून बना सकते हैं, परंतु जो समवर्ती लिस्ट होती है उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु यदि एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा, राज्य का कानून उतना प्रभावी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो त्रिसूची व्यवस्था है ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1919 में ली है। और ऐसे विषय जो ना तो केंद्र सूची में होते हैं और ना ही राज्य सूची में होते हैं, ऐसे विषय को कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियों पर केवल और केवल केंद्र सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार महत्व रखती है, केंद्र सरकार केवल अधिकार रखती है, राज्य सरकारों को अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में अधिकार नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा संघीय व्यवस्था का प्रावधान, राज्यपाल का कार्यकाल जो कार्य होता है, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, है ना, ये सब चीजें जो है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली हैं। जाहिर सी बात है कि जब भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है तो बहुत सारे प्रोविजन भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब भारतीय संविधान की जो रचना हुई है उसके 2 मेजर सोर्स माने जाते हैं, एक देसी सोर्स और एक होते हैं विदेशी सोर्स। देसी स्रोत और विदेशी स्रोत 2 प्रकार के स्रोत जो हैं। कुछ चीजें हमने विदेशों से ली हैं, कुछ चीजें हमने अपने ही देश से ली हैं। ठीक है, जिसमें आप जो ब्रिटिश कालीन संविधान है आप उसको ले सकते हैं, जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट है उसके प्रोविजंस ले सकते हैं। तो ऐसे हमने दोनों से लिए हैं। ठीक है, समझते हैं हम और आगे। ठीक है, देखिए संविधान के विदेशी स्रोतों पर अगर हम चर्चा करें तो पहला नाम आ जाता है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, कि हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली। तो देखिए भारत का संविधान जब बना था या जब बन रहा था उस समय भारत में ब्रिटेन का ही अधिकार था, उससे पहले ब्रिटेन का अधिकार था एक लंबे समय तक। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन से बहुत सारे प्रोविजंस हमने लिए होंगे। तो वो प्रोविजन कौन कौन से हैं देखिए। पहला तो संसदीय व्यवस्था, भारत में जो संसद व्यवस्था चलती है वो संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली। दूसरा विधि निर्माण की प्रक्रिया, इस पे तो सेपरेट एक लेक्चर होगा भी कि विधि भारत में कानून कैसे बनता है।
है ना, पहले लोकसभा में जाता है, फिर पहले लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, कैसे कैसे होता है, प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, ऐसे तमाम चीजों पे मैं जो है आपको वीडियो बना करके दूंगा, है ना। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, हमने ये भी कहां से लिया है, ब्रिटेन से, ठीक है। संसदीय विशेष अधिकार, जो संसद के सदस्य होते हैं इनको कुछ विशेष अधिकार होते हैं, तो जो संसद के सदस्यों के जो विशेष अधिकार है, स्पेशल राइट्स जो हैं, वो भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, एकल नागरिकता, पूरे देश में एक ही जैसी नागरिकता रहेगी, एक ही व्यक्ति, आप कहीं के भी नागरिक हो, आप केवल भारत के नागरिक माने जाएंगे, है ना। भाग 2 जैसे नागरिकता के संबंध में है, तो वो भी हमने यहीं से लिया है ना। विधि का शासन, या भाषण लिखा हुआ है गलती से, विधि का शासन यानी भारत में जो कानून है उसके हिसाब से ही सारी चीजें होंगी, विधि जो है वो सर्वोच्च होगी, विधि के हिसाब से ही सारी चीजें होंगी। ये विधि का शासन जो है ये भी हमने कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम, सॉरी ये भी कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से, याद रखिएगा। और देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण, अब राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, देखिए सामान्य तौर पर भारत में ये प्रथा है कि जब भी कभी लोकसभा का चुनाव होता है तो उस लोकसभा के चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में और प्रत्येक वर्ष के पहले सदन में राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति सरकार की पिछली बात की जो चीजें होती, पिछला जो साल गुजरा है उसके बारे में बताता है, और आगे आने वाली सरकार की कौन कौन सी योजना है इसको बताता है। राष्ट्रपति अभी जैसे अभी बजट आया है, फरवरी में बजट आता है, उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उससे पहले ही होता है हल्के, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो है वो एक प्रस्ताव आता है जिसे बोला जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये कहा जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो तो ऐसा माना जाता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। और क्या है, बहुमत प्रणाली, भारत में बहुमत प्रणाली जो होती है इसे बोलते हैं FPPS, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, यानी पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो ये बहुमत प्रणाली जो है ये भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। अब ये FPPS होता क्या है इसको भी जरा समझ लीजिए। FPPS बेसिकली क्या है, देखिए FPPS हमारे देश की बहुमत प्रणाली का नाम है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। आप सपोज करिए कि 4 आदमी जो है वो चुनाव में खड़े हुए, एक मंगू भाई, 2 छगनलाल, 3 कांताबेन, 5 चौधरी साहब, ठीक, 4 कोई चौधरी साहब, ठीक। ये 4 लोग चुनाव में खड़े हुए। अब टोटल वोटर्स जो हैं, वोट जो है वो टोटल वो हैं आपके 1000, ठीक है। इसमें से 200 लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, 80% मतदान हुए, 80% मतदान हुए। अब ये पहला जो कैंडिडेट है इसको मिल गए मान लो 200 वोट, कितने वोट मिल गए, 200 वोट। दूसरा जो कैंडिडेट है, अब टोटल वोट तो 800 ही डले ना, उसको मिल गए 150 वोट, है ना। किसी को मिल गए 100 वोट और किसी को मिल गए 300 वोट। तो जिसको ये 300 वोट मिले ये चुनाव जीत गया, चुनाव क्या हो गया, ये जीत गया। पर आप मुझे बताइए क्या इसे बहुमत मिला, बहुमत कितना था, 1000 वोट का बहुमत कितना हुआ, 501, क्या बहुमत मिला, बिना बहुमत के भी चौथा व्यक्ति जीत गया। तो ये FPPS की कमी है। फर्स्ट हमारे देश में ऐसे ही चुनाव होते हैं, और इसी चुनाव व्यवस्था यानी इसी FPPS व्यवस्था के कारण हमारे देश में क्या होता है, वोटों का ध्रुवीकरण होता है और वोटों का तुष्टीकरण होता है।
पर्टिकुलर किसी कास्ट को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के, जहां पर जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा है उसी धर्म का कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, उसी धर्म के बारे में बात करना वहां पे शुरू कर दी जाएगी। तो इस तरीके की तमाम बातें जो है वो हमको देखने को मिलती हैं। ये फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के कारण होती हैं, है ना, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। अब देखिए जरा, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है, नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, यह व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली है। विधि के समक्ष समानता होगी, यह व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको ब्रिटेन से दिखाई दे रही हैं, ब्रिटेन से हमने ले रखी हैं। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन। हमारे देश में देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ब्रिटेन में तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति जैसा होता है राजा, उसका तो निर्वाचन होता ही नहीं है, तो वहां पे तो वंशानुगत है, पर भारत में वंशानुगत नहीं है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जब राष्ट्रपति का पद वहां से लिया तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो भी वहीं से ले ली हमने, है ना। महाभियोग कैसे होता है राष्ट्रपति पर, मैं आपको बताऊंगा आगे वाले लेक्चर में। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने वहीं से लिया है। उच्चतम यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये भी हमने यूएसए से लिया है ना। संविधान की सर्वोच्चता, फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने अमेरिका से लिए हैं। संविधान की सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट जो है ये भी हमने वहीं से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने वहीं से लिया है। और संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन, ये भी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, ये जो व्यवस्था है ये भी हमने अमेरिका से ली है। याद रखेंगे ये चीज आप बिल्कुल, आपको ये पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, रट डालिएगा, याद कर लीजिएगा बिल्कुल इसको। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए कनाडा से हमने देखिए संघीय व्यवस्था जो यूनियन सिस्टम है, यूनियन सिस्टम, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। इसलिए भारत के संविधान को अर्ध संघीय कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है। ठीक है, राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक ही राज्यपाल उसके पद पर रहेगा। यह व्यवस्था भी हमने कनाडा से ली है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थक विधेयक को आरक्षित करना, ये आर्टिकल नंबर 200 होता है, आर्टिकल नंबर 200 में ये व्यवस्था होती है। तो आर्टिकल नंबर 200 के तहत राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ये व्यवस्था भी जो है वो हमने कनाडा से ली है। और अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स जो होते हैं वो सेंट्रल के अंदर रहेंगे, यानी केंद्र सरकार जो होगी वही केवल रेसिड्यूरी पावर क्या होते हैं बेसिकली आप समझ लीजिए, कोई ऐसा विषय है जो ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में, जो देश और समाज में परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनके कारण वो उत्पन्न हुआ है। जैसे साइबर क्राइम एक ऐसा विषय था जो ना तो केंद्र सूची में था, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। क्योंकि जब देश का संविधान बना था तो क्या किसी को पता था कि नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी किसी के ऊपर अटैक हो सकता है, साइबर क्राइम जैसी चीजें आ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है उसे विषय के रूप में कंसीडर नहीं किया। अब परिस्थितियां परिवर्तित हुई, विषय आया, तो ऐसे विषय जो परिस्थिति के कारण आ जाएं तो उन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये व्यवस्था जो है वो हमने कनाडा से ली है। कहां से ली है? कनाडा से। कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने ये व्यवस्था ली है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं और ठीक है, तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्लस प्रस्तावना में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना हो, तो जो प्रस्तावना में भाषा इस्तेमाल की गई है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है ना।
जो भावना है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। दूसरी समवर्ती सूची जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची यानी एक लिस्ट ऐसी होगी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ये व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, तो ये हमने जो है 3 सूचियां होंगी, ये व्यवस्था 1935 के अधिनियम से ली है, लेकिन उन 3 सूचियों में से एक सूची समवर्ती सूची होगी, ये व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखिएगा आप लोग। आयरलैंड के संविधान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं। क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होंगे, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में ये जो PR विद STV वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने जो है वो यही आयरलैंड से लिया है। अच्छा, जर्मनी से देखिए, जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। जब भी आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं, 352, तो 352 जब लगता है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का कुछ निलंबन होता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। आर्टिकल नंबर 20 और 21, फंडामेंटल राइट नंबर 20 और 21 को छोड़ करके से सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये जो सस्पेंशन होता है, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। कहां से लिया है? वाइमर संविधान से। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंड कर सकता है। तो ये सस्पेंशन का जो मेथड है, ये जो प्रक्रिया है, ये हमने कहां से ली है? जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस से हमने जो है वयोवृद्ध लोगों को उचित स्थान देना, गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वो ये लिया है। और दक्षिण अफ्रीका से जो है हमने आर्टिकल 368 लिया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने भारत के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, भारत के संविधान को संशोधित करने की जो प्रक्रिया है, वो हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, और देखिए सोवियत संघ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, पंचवर्षीय योजनाएं ली हैं, है ना। USSR से, जापान से आर्टिकल नंबर 21 में इस्तेमाल की गई भाषा, आर्टिकल नंबर 21 जो है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21, इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है, ये हमने ली है जापान से। स्विट्जरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों में के समाजवादी जो तत्व हैं, जो सोशलिस्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP के जो सोशलिस्ट एलिमेंट हैं, वो हमने जो है वो स्विट्जरलैंड से लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यहां पर आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाता है कि हमने कहां से कौन कौन सी चीजें ली हैं। अब मैं अगला लेक्चर जो लूंगा, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो होगा, वो पहलू जो है वो अगले लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखें अपना और पढ़ाई करते रहें। सिर्फ तारीखों में परिवर्तन हुआ है, सिर्फ तारीख में परिवर्तन हुआ है, बाकी एग्जाम तो होगी ही, एग्जाम तो देनी ही होगी अगर हमें चयन चाहिए है तो। इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।